सर। नहीं, प्लीज, आई विल गिव यू वन मोर चांस अगेन। दारुशिल माने जी, प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अभी बिहार बोला, उसके बाद महाराष्ट्र का मौका आया है और बजट में आपका मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने सारे राष्ट्र को आगे ले जाने का, एक समूचा राष्ट्र बनाने का स्वप्न देखा और उसे साकार करने के लिए इस ऐतिहासिक बजट को आपके सामने मद्देनजर रखा है। कई लोग इसको छोटी नजर से देखते हैं। बिहार को इतना मिला, आंध्र को इतना मिला। अगर ये विकास यात्रा में ये दो राज्य छूट जाए, जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब ने लिया है, इस राष्ट्र को 2047 में विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने का वो सपना और वो ध्येय अगर पूरा करना है तो सारे देश को एक साथ लेके चलना होगा। और अगर कोई मां है, उसके कई बच्चे हैं, तो जो सबसे छोटा बच्चा है या कमजोर बच्चा है, उस पर मां ज्यादा ध्यान देती है। सरकार ने अगर पिछड़े राज्य के लिए कुछ करने की कोशिश की है तो उसमें आपके पेट में क्यों दुखता है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। महाराष्ट्र हमेशा अव्वल राज्य रहा है, आपको महाराष्ट्र का पता नहीं है शायद। हर क्षेत्र में महाराष्ट्र इस देश के राजस्व में भी अव्वल रहा है, आर्थिक राजधानी भी रही है। महाराष्ट्र ने हमेशा ही राष्ट्र की उन्नति का काम किया है, कभी उसको पीछे खींचने का काम नहीं किया। और इस बार भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र कंधे से कंधा मिलाकर केंद्र सरकार के साथ महाराष्ट्र राज्य की सरकार खड़ी है। मैं कुछ आंकड़े संसद के सामने देना चाहूंगा। सिर्फ बजट पे आप ध्यान दे रहे हैं, बजट से पूर्व क्या मिला है महाराष्ट्र राज्य को, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। महाराष्ट्र राज्य को 76,000 करोड़ रुपए का पोर्ट बजट होने। श्री माने जी, एक सेकेंड। Honorable members, it is 6 o'clock right now and I have a long list of speakers. If House allows, I extend the time of the House till 8 p.m. Thank you very much. Please continue, Mr. Mane. सारे कंसेंसस के साथ वापस सभागृह 8 बजे तक चलने वाला है। बजट पे चर्चा करने वाले में बहुत नए सांसद हैं जिन्होंने पहली बार संसद में पैर रखा है। मैं उन सभी का अभिनंदन भी करना चाहूंगा कि आप एक सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा इस माध्यम से बने हो। मैं अपनी क्षेत्र की जनता का भी आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने दूसरी बार यह मौका दिया है कि उनकी बात मैं यहां संसद में रख पाऊं। लेकिन सर, एक खेद भी है, मैं पहली बार जब संसद में चुन के आया था, एक क्वालिटी एटमॉस्फेयर था। आज विपक्ष के वरिष्ठ नेता जिस तरह से वर्तन ये सभागृह में कर रहे हैं, जिस तरह से बात रख रहे हैं, उस ओर से आके यहां बैठने की कोशिश कर रहे हैं। यहां आके बैठने के लिए जनता से चुन के आना पड़ता है, ऐसे ही आके ट्रेजरी बेंच में नहीं बैठ सकते। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस डेकोरम को मेंटेन करने के लिए वरिष्ठ नेताओं को भी सोचना पड़ेगा कि क्या उदाहरण आप यहां संसद में रख रहे हो। निश्चित रूप से आई एम नॉट यील्डिंग एट ऑल, आई एम नॉट यील्डिंग। ये संसद सभी की है, अपनी बात रखने का आपको भी मौका मिलेगा, आप जरूर अपनी बात रखिए। श्री माने जी, प्लीज एड्रेस द चेयर। आई वुड लाइक टू एड्रेस द चेयर सर, लेकिन वहां से जो आवाज आती है ये कान से निकल नहीं पाती। काइंडली एड्रेस द चेयर। निश्चित रूप से सर, देश के इस सर्वोच्च सभागृह में आते वक्त हम सभी के जिम्मेवारी बनती है कि हमारे राष्ट्र को सब मिलके, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, एक साथ मिलके आगे चल के इसको आगे बढ़ाए। मैं कुछ चीजें बोलना चाह रहा था, उसमें 76,000 करोड़ रुपए का बजट में उसका प्रोविजन नहीं, उससे पहले ही महाराष्ट्र को केंद्र शासन ने उसमें दिया हुआ है। मेरे एक साथी थे, वो कल बोल रहे थे कुर्सी की बेटी बांधे रखिए, मौसम बदलने वाला है। मैं उनको कहना चाहूंगा, रामविलास पासवान जी संसद के सदस्य हुआ करते थे, उनकी पार्टी आज सत्ता पक्ष के साथ है, उनको देश का राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। जिस तरफ मौसम जाना वाला है
देश जानता है और उसीलिए नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। देश का रुख जमीन से जुड़े हुए लोगों के साथ है, कुर्सी की पेटी बांधने वालों के साथ। हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जमीन के लोगों के साथ जुड़े हुए राजनीति करते हैं और इसीलिए विपक्ष हारने के बाद भी जल्लोश में है। सत्ता पक्ष जीतने के लिए हमें कोई ज्यादा लोगों के सामने नहीं जाना पड़ा, क्योंकि योजनाएं जो यहां मोदी सरकार ने बनाई थी, मोदी जी की गारंटी चली है और इसीलिए यह सरकार वापस एनडीए की सरकार बनी है। इसका जीवंत उदाहरण यह सभागृह है। लेकिन वो खुश है अपने जमाने में। एक पुराना सीरियल हुआ करता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो अपने हसीन सपनों में, रंगीन सपनों में तल्लीन है। मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन इस देश का भविष्य उचित हाथों में देने का काम इस देश की जनता ने किया है। मैं अपनी पार्टी शिवसेना ने जो किया है उसका आपके सामने यहां मद्देनजर रखना चाहूंगा। मराठी में मैं अपने लोगों के लिए कुछ कहना चाहूंगा। मी जरा आपली परवानगी घेतो की मराठीमध्ये आमच्या लोकांना कळावं, जे इथं विपक्षामध्ये बसले त्यांना कळावं की राज्याला काय मिळालंय, काय योजना बजेटमध्ये या ठिकाणी आलेत। आजचे बजेट हे फक्त निव्वळ कुठल्या एका वर्गासाठी नसून आजचे बजेट हे शेतकरी, महिला, युवा, कौशल्य विकास, रोजगार, पायाभूत सुविधांचा उभारणीसाठी म्हणून या ठिकाणी केलेले आहे। महिला आणि मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी केलेले आहे। तब्बल 3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद ही या ठिकाणी या बजेटमध्ये केलेली आहे। युवकांसाठी 2 लाख कोटी रुपयांची या ठिकाणी तरतूद केलेली आहे। एक सांसद अभी चले गए, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से नौकरियां जा रहे हैं, आप जाओ, उद्योगपति जो आने वाले हैं महाराष्ट्र, उनके घर के सामने बॉम्ब रखने का काम करो। कैसे आएंगे उद्योग आपके महाराष्ट्र में? नानार जैसा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आने वाला था, उसके सामने आपने आंदोलन करा, लोगों की उनकी मनीषा को बिगाड़ दिया। 2 लाख नौकरियां महाराष्ट्र में बनने वाली थी, उसको विरोध करने का काम इन लोगों ने किया। और आज ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में उद्योग नहीं आ रहे। मेट्रो कार शेड के लिए उन्होंने विरोध करा। आज भी जो 76,000 करोड़ रुपीस पोर्ट के लिए आए हुए हैं, उसको भी ये महाराष्ट्र में विरोध कर रहे हैं। इनको महाराष्ट्र की उन्नति से कुछ लेना देना है नहीं। इनको सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए राज्य को अपने हिस्से के लिए यहां यूज करना है। पिछले 10 साल में महाराष्ट्र में 10 साल में जो यहां दिया गया है 10 लाख कोटी रुपए हे महाराष्ट्राच्या विकासाला देण्यात आले। नरेंद्र मोदी साहेबांच्या 10 वर्षाच्या कालखंडामध्ये 10,05,000 कोटींची आर्थिक महाराष्ट्राला मदत मिळाली। त्यामध्ये आपल्याला या ठिकाणी मुद्दामून सांगितलं पाहिजे की कोणकोणत्या गोष्टी या ठिकाणी आल्या। एअरपोर्टसाठी विकसित करण्यासाठी 4,04,000 कोटी रुपये देण्यात आले। 6 पदरी अटल सेतूसाठी म्हणून निधी देण्यात आला। पालखी सोहळ्यासाठी म्हणून 11,000 कोटीचा या ठिकाणी निधी देण्यात आला। रेल्वेसाठी म्हणून 5800 कोटी रुपयांचा या ठिकाणी निधी देण्यात आला। मत्स्यपालनासाठी म्हणून 2600 कोटी रुपयाचा निधी देण्यात आला। महाराष्ट्राच्या साखर कारखानदारीसाठी म्हणून 10,000 कोटीचं पॅकेज हे महाराष्ट्र शासनाला या ठिकाणी देण्यात आलं। या विविध पातळीवर महाराष्ट्राला पुढे नेण्याचं काम केंद्र या ठिकाणी करत असताना मी आपल्याला या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय विनंती करतो की पुराची परिस्थिती माझ्या मतदारसंघापासून ते ग्रामीण भागातल्या या ठिकाणी अनेक महाराष्ट्रामध्ये कानाकोपऱ्यापर्यंत येते। त्याच्यासाठी सुद्धा 3,000 कोटीचं वर्ल्ड बँकेकडून पॅकेज देण्यात आलंय। केंद्र शासनाने सुद्धा त्याला भरीव निधी त्या ठिकाणी देण्यात यावा की ज्याच्यामुळे या ठिकाणी त्याला मदत त्या ठिकाणी व्हावी। गड किल्ले हे महाराष्ट्राचं सौंदर्य आहे, महाराष्ट्राचं भूषण आहे। शिवछत्रपतींच्या गड किल्ल्यांवर अतिक्रमण वाढतायत। माझ्या जिल्ह्यामध्ये विशाळगडावर अतिक्रमण झालं, त्याच्यावर या ठिकाणी उद्रेक निर्माण झाला। मला आपल्याला विनंती करायची आहे, एएसआयचं याच्यावर मॉनिटरिंग झालं पाहिजे। एकाही गडकिल्ल्यावर अतिक्रमण होता कामा नये, झालेली अतिक्रमण निघाली पाहिजेत। याच्यासाठी केंद्र सरकारने या ठिकाणी लक्ष घालावं आणि महाराष्ट्राच्या विकासाला यापूर्वीही नरेंद्र मोदी सरकारने बळ दिलंय, या पुढच्या काळामध्येही एकनाथ शिंदे आणि नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्रामधलं सरकार हे अतिशय चांगल्या पद्धतीने काम करतंय आणि याच्या पुढच्या काळामध्ये सुद्धा राष्ट्र निर्मितीच्या काळामध्ये महाराष्ट्राचं योगदान तसंच राहील। एवढ्या शब्दांसह मी माझ्या शब्दांना विराम देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद मारे जी।